नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन साथ ही हर बार हम एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और जो भी हमारे जितने भी खास रंग हैं हिमाचल के, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो, वो सभी हम आपके सामने लेकर आते हैं। और आज हम किस रंग के बारे में बात करेंगे? तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे नृत्य के बारे में, डांस के बारे में। तो आइए आपको ले चलते हैं हिमाचल के नृत्य की तरफ, क्लासिकल डांस की तरफ, और इसके बारे में आज हमें जानकारी प्रदान होगी हमीता शर्मा जी से, जो कि एक फोक डांसर है और साथ ही क्लासिकल डांसर है। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्ते मैम, जैसे कि आज हम बात करेंगे नृत्य के बारे में, डांस के बारे में, और हम जानते हैं कि आपने कई तरह की जो फॉर्म्स हैं वो सीखी हैं, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो हमारा हिमाचल का फोक डांस हो। तो शुरुआत में इसी से करना चाहूँगी कि जैसे हम जब भी डांस की बात करते हैं तो एक खुशी सी आ जाती है। जब भी हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं या बहुत खुश होते हैं, कोई भी फंक्शन हो, तो हम अपना जो इन्जॉयमेंट है, अपनी खुशी है, वो डांस से व्यक्त करते हैं। लेकिन एक डांसर के लिए, एक प्रोफेशनल डांसर के लिए किस तरह से आप समझती हैं डांस को, और क्या कहना है आपका डांस के बारे में? सबसे पहले डीडी नमस्ते हिमाचल को, दामिनी भारद्वाज जी आप, और दर्शकों को मेरा धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। डांस आनंद की एक चरम सीमा है। जब आदमी बहुत खुश होता है तो वो डांस करता है। अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के लेकर देखें तो जब वो मूव करता है तो वो डांस है। लेकिन अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो टाइम, सन, मून, प्लैनेट्स सभी गति कर रहे हैं और वो नृत्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह जब हम भी अपने हाथ हिला रहे हैं, बच्चा पैदा होता है तो हाथ हिलाता है, तो उसी टाइम उसका नृत्य शुरू हो जाता है। तो जो डांस है मेरे लिए मेरा पैशन है, मेरी पहचान है, और मैं इसी के लिए जीती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम। क्योंकि हम जब भी डांस को एक्सप्लेन करते हैं तो हम जब भी, जैसे कि आपने भी कहा कि जब एंजॉय करते हैं, जब खुश होते हैं तो हम नाचते हैं। एक हमारी वो खुशी जो है जाहिर करने का एक ज़रिया है। और चाहे कोई प्रोफेशनली सीखे या ना सीखा हो, लेकिन फिर भी हम अपनी जो एंजॉयमेंट है वो डांस से सीखते हैं। तो मैम, हम जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से आप समझती हैं डांस को, तो आप ही के बारे में हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। और अगर हम आपकी स्टार्टिंग की बात करें, जैसे हम स्कूल से अपनी जो है वो शुरुआत करते हैं, तो हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, और उस दौरान अगर हम शौक की बात करें, क्योंकि जब हम बच्चे हैं तो कई तरह के शौक होते हैं, तो किस तरह की आपकी स्कूलिंग रही और किस तरह के आपके शौक थे स्कूल के दौरान? जो मेरी स्कूलिंग हिमाचल के बहुत ज़्यादा जगहों पे हुई, क्योंकि जो मेरे माता पिता थे वो दोनों अध्यापक थे। जी। तो फर्स्ट जो मेरी स्कूलिंग है वो नालागढ़ से हुई, क्योंकि मेरी जो माता जी हैं वो वहाँ पे अध्यापक के तौर पर कार्यरत थी। जी। जब उनकी फिर ट्रांसफ़र शिमला को हो गई, और जो मेरे फादर साहब थे वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारसैन में एज अ शास्त्री कार्यरत थे। जी। फिर हमारा जो स्कूलिंग था वो वहीं पे कुमारसैन स्कूल में हुआ। फिर धीरे धीरे जब मैं वहाँ पे जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, सैटरडे को छोटी छोटी कार्यशालाएं होती है नृत्य की, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। फिर धीरे धीरे जो उसमें टूर्नामेंट्स होते थे मैं उसमें भी जाती थी। फिर जो मेरी एक मासी हैं वो नारकंडा की हैं, और उन्होंने पारुल प्रोडक्शन के तहत सबसे पहले बनाई जो मूवी बनाई थी वो थी साहिबा मूवी। शायद आपने सुना होगा, वो काफ़ी हिट रही। उसमें माधुरी दीक्षित जी और संजय दत्त जी थे। तो माधुरी दीक्षित जी जब वो कुल्लू में शूट कर रही थी तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे लगता था मुझे उनका जैसा ही बनना है, मुझे नृत्य करना है और मुझे स्टेज परफॉर्मर बनना है। तो उसी वक्त से ये जो जिज्ञासा है वो मेरे अंदर जाग गई। तो ये सबसे पहले रहा। और फिर धीरे धीरे जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स आते थे उस वक्त, या नाटियाँ आती थी, तो उस पर मैं नृत्य किया करती थी। और सब कहते थे बचपन में सभी नृत्य करते हैं, तो मैं भी करती थी। तो सब कहते थे ये डांस के लिए बनी हुई है। फिर कोई शादियाँ हैं या कहीं कोई छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो जैसे बच्चों बोलते हैं ना, बेटा तू डांस कर ले, तो मैं फटाफट जाके डांस शुरू कर लेती थी। तो सबको लगता था ये कुछ ना कुछ डांस में करेगी। लेकिन बीच में कई परिस्थितियां रहती हैं, नहीं कर पाए, तो फिर स्कूलिंग मेरी कुमारसैन से ही समापन। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि किस तरह से स्कूल में, जैसे सैटरडे को आपने कहा कि अलग अलग चीज़ें होती थी, अलग अलग चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते थे, और स्कूल में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। तो जैसे कि आपने बताया कि डांस का तो आपको शौक था ही, और टीचर्स जो भी बोलते थे कि डांस आप करेंगी, तो अब मैं जानना चाहती हूँ क्या डांस के साथ ऐसा कोई और भी आपका शौक रहा स्कूल के दौरान? सबसे ज़्यादा वैसे मैं जब मैं अपनी स्टडी करती थी तो मैं वहाँ पे टॉप करती थी। जी।
वो भी था, लेकिन मेरे को डांस ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वहाँ पे वो ज्योग्राफी था। फिर उसी में जैसे होते ही हैं कि मैं 80 के दशक की थी, तो जो हमारे फादर साहब थे और माता जी थी, तो वो कहते थे नहीं आप पढ़ाई करो, पहले तो आपको स्टडी करनी है, डांस डूंस नहीं करना है। बिल्कुल। तो फिर लगता था कि अच्छा, फिर हमने वो थोड़ा सा छोड़ दिया। लेकिन बस जैसे ही हम कॉलेज के लिए आए, कॉलेज की तरफ को रवाना हुए, तो मेरा जो कॉलेज है वो RKMV से हुआ है। जी बिल्कुल मैम, मेरा यही सवाल आपसे अगला था कि जैसे हमने स्कूलिंग की बात की, आपके शौक की बात की, और साथ ही जब हम बड़े होते हैं तो हम एक प्रोफेशन की तरफ जाना चाहते हैं और प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो एक जो बड़ा स्टेप है वो कॉलेज का रहता है। तो कॉलेज के दौरान किस तरह का आपका जो है वो माहौल था, और किस तरह की जो डिग्री है वो आपने की, और डांस के साथ आप कैसे जुड़ी रही? जी, जब मैं RKMV आई तो वो होता ही है ना कि मन में तो बहुत लड्डू फूटते ही हैं कि हाँ हम कॉलेज आ गए स्कूल से, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। RKMV में आई तो वो मेरे लिए काफ़ी लकी रहा, क्योंकि जब सबसे फर्स्ट ईयर में जब मैं आई तो मैंने NCC लिया और डायरेक्ट मेरी सिलेक्शन हो गई, जो मैं दिल्ली RD करा। वहाँ पे जब मैं प्रेजेंट नॉर्थ कंटीजेंट को पूरा प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे उसमें नाटी के लिए चुना गया और नाटी में मैंने लीड रोल किया। तो वहाँ बहुत ज़्यादा सराहना हुई, उससे जो हमारा जो साहस है वो और बढ़ गया कि नहीं मुझे और भी ज़्यादा कुछ करना है। फिर मुझे चुना गया NIC अरुणाचल प्रदेश के लिए, वहाँ पे मैंने डांस किया और वहाँ मैं फर्स्ट आई। पूरा मैंने जितना भी नॉर्थ इंडिया था वो मैंने प्रेजेंट किया, वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे प्राइज किया, सम्मानित किया। तो जब मैं वापस आई तो यहाँ चीना टेलीफिल्म जो ब्रिज व्यू है होटल, उनके अंडर, शायद चीना टेलीफिल्म के अंडर मैंने सबसे पहली वीडियो एल्बम, पहाड़ी वीडियो एल्बम नीरू साले घूमदे, उसका मैंने लीड रोल किया विकी चौहान जी के साथ। वो गायक कलाकार थे, उसमें और भी जो कलाकार थे जैसे कि रोहित मुक्ता जी आज, और रोहित खाची, पांटा जी और हेमंत जिंटा जी, उन सब कलाकारों ने उसमें भाग लिया। लेकिन किसी कारणवश वो नहीं चल पाई, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना था, बल्कि वो संजो के रखा है, लेकिन हम उसको ज़्यादा नहीं दिखा पाए। उससे तो फिर और नाम हुआ कि हाँ जी ये नीरू थे, नीरू के नाम से मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं। जी बिल्कुल, कहा जाए कि जिस गाने की आप बात कर रही हैं वो इतना फेमस है हिमाचल में, और मुझे लगता है बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जो है उन सभी के ज़ुबान पे ये गाना होगा। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से आपके शौक थे, और अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें या आपको पुश की बात करें कहाँ कहाँ से मिला, तो स्कूल से भी मिला आपको और कॉलेज के दौरान भी मिला। तो मेरा प्रश्न आपसे अगला यही रहेगा कि अगर हम आपके डांस पर अगर अब आए, जैसे कि हमने आपकी जर्नी के बारे में तो जान लिया, स्कूल और कॉलेज किस तरह से रहा, लेकिन अगर हम डांस की बात करें तो जब भी हम किसी आर्ट में आगे जाते हैं तो एक इंस्पिरेशन हमें चाहिए होता है, या हमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है। तो उसी इंस्पिरेशन के बारे में जानना चाहूँगी मैं कि किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिला और कहाँ से आप इंस्पायर हुई डांस? जब मैं ये कॉलेज में थी RKMV में, वहाँ पे मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे एक डांस डिपार्टमेंट भी है जहाँ पे वो कथक करवाते हैं। लेकिन उस टाइम मेरे पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट आ चुका था और मैं फाइनल ईयर को हो चुकी थी। लेकिन उसमें जब यूथ फेस्टिवल के डांसेस की और वो सिलेक्शन होती थी तो उसमें सबसे पहले मुझे चुना जाता था। तो वहाँ पे जो कथक जो कर रहे नृत्यांगनाएं जो वहाँ कर रही थी काम, वो उसमें पीछे रह जाती थी। तो वो कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहाँ से मेरे को ये लगा कि मुझे भी क्लासिकल का कुछ सीखना है। मतलब थोड़ा कंपटीशन तो होता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नाटी में और उसमें आ गया, लेकिन हम नाटी हम लीड करते थे तो हम नंबर 1 पे रहते थे। और फिर जैसे बहुत सारे यूथ फेस्टिवल्स किए, तो जब मैं MA कर रही थी तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि आप नाटी को थोड़ा सा सिखा पाएंगे यहाँ पे, जो बल्कि मेरा तो फर्स्ट ईयर ही था वहाँ पे। और मैंने उनको उस टाइम सिखाया और फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी मंडी में 3rd आई थी। आई तो 3rd थी, लेकिन कुछ ना कुछ आया। मतलब मुझे वहाँ से थोड़ा थोड़ा लगता रहा कि मुझे जो क्लासिकल का है, शास्त्रीय नृत्य है, वो मुझे पूर्ण रूप से सीखना है। क्योंकि ना तो जो नीरू साले घूमदे किया वो आगे बढ़ पाई, और जो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहते रहे, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे इसकी तालीम करनी है। पर हम नहीं कर पाए क्योंकि MA किया, BEd किया, उसके बाद वही है कि हाँ जी अपना करियर चूज करो और शादी करो। तो मेरी भी वैसे शादी हो गई और यहाँ से
जिंदगी का मोड़ शुरू हुआ। जी बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें जैसे कि अभी तक हम जान पाए हैं जितने भी चैलेंजेस आपको आए या जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली, आपने उनको पॉजिटिव मैनर में लेके अपने नृत्य की तरफ, अपनी कला की तरफ आप उनको ज़्यादा ले गई। तो मैम इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप बात कर रही हैं कि आप डांस करती थी, फोक डांस आपने किया है, उसके बाद आप कॉलेज में क्लासिकल की तरफ गई और वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा सीखना चाहा। लेकिन जब भी हम डांस सीखते हैं, किसी भी आर्ट में आगे जाते हैं, तो जब हम उसे खुद करते हैं वो थोड़ा सा अलग रहता है, और जब हम उसे प्रोफेशनली सीखते हैं तो वो काफ़ी अलग रहता है। तो आपकी प्रोफेशनल डांस की अगर जर्नी की हम बात करें तो वो किस तरह की रही और कहाँ से सीखा आपने? वो तो सारी मेरी अपनी मैरिज के बाद रही। 2011 से शुरू होता है, जब मेरा बेटा सेकंड में था। तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे पुश किया कि जब आप डांस करते हो तो आपने इसी में कोई तालीम क्यों नहीं ली। तो मेरे पास हम ये सोचने लगे कि हम इसको सीखे कहाँ, हम दिल्ली जाएं या हम पंजाब जाएं या कहाँ से सीखे। तो हमें किसी ने कहा कि यहाँ पे गुरु इला पांडे जी हैं, उनके पास जाओ, वो थोड़ा सा कुछ सिखा पाएंगे। तो संजौली में उन्होंने एक अपनी अकेडमी खोली हुई थी, तो हम वहाँ गए, हमने उनसे बात करी। तो उन्होंने मुझे विशारद की जो शिक्षा है वो मुझे इला पांडे जी से मिली, और उनके अंडर मैंने कथक विशारद किया। और फिर 1-2 साल मैंने अकेडमी चलाई, पर मेरा मन नहीं माना कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, मुझे पूर्ण रूप से सब कुछ सीखना था। ललक होती है, लगन थी। तो मैं MA करने पटियाला चली गई। पटियाला में मेरी गुरु बनी, जिन्होंने कि जिंदगी का क्या हर तरह का साथ दिया और सिखाया, वो थी डॉक्टर डेजी वालिया, जो पटियाला की फाउंडर भी हैं। उन्होंने पूरा का पूरा कला केंद्र वहाँ पे स्थापित किया यूनिवर्सिटी में। उनके अंडर मैंने 2017 से सीखना शुरू किया और 19-20 में कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने जो है ना अंदर की जितनी भी मेरी व्यक्तिगत जो एक निखार होता है वो उनके द्वारा आया। जी बिल्कुल, वो मेरी सबसे बड़ी एक प्रेरणा भी है। जी बिल्कुल मैम, कहा जाए कि जब हम प्रोफेशनली सीखते हैं तो गुरु से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और साथ ही एक्सपीरियंस से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा, पहले आपने यहाँ सीखा, उसके बाद आप पटियाला गई सीखने, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपने सीखी और काफ़ी सारे कल्चर जो है वो भी आपने देखे हैं और आपने आजमाए भी है। तो साथ ही तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं और अलग अलग कल्चर से हम जुड़ते हैं, जैसे नाटी की आपने बात की, फिर आप पटियाला गई, वहाँ का कल्चर भी आपने देखा होगा। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब भी हम किसी कला में आगे जाते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे कल्चर के साथ, और कल्चर को हम कला के साथ किस तरह से जोड़े और किस तरह से समझें? जी, जैसे आप कल्चर की बात करिए, वो है संस्कृति। संस्कृति हमारे अस्तित्व की जड़ है। अगर हमारी जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो सारा जो पेड़ खिल रहा है वो खिलेगा नहीं, वो टूट जाएगा। सबसे पहले जो हमारी जितना भी हमारी जो संस्कृति है उसको हमको क्या सभी को मजबूत बनाना चाहिए। जैसे हमारी पूरी बॉडी, हमारे शरीर को कुछ खुराक चाहिए होती है खाने के लिए, वैसे हमारे मन के लिए कल्चर जो है, मतलब जो मेरा व्यक्तिगत जो मेरा ओपिनियन है, वो संस्कृति बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पूरे व्यक्तित्व में निखार आता है और हम निखर के सामने आते हैं। मैं तो यूथ को भी यही बोलना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहे, दूसरों की भी सीखे, लेकिन खुद की नहीं छोड़े। क्योंकि जब मैं पंजाब गई तो मैंने वहाँ पे देखा जो लुड्डी सम्मी गिद्दा करते हैं, तो उसमें एक भी चीज़ वो बाहर की नहीं डालते हैं, किसी भी स्टेट की, किसी फॉरेन की, कुछ भी नहीं डालते हैं, और वो उनको प्रेजेंट करने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं। तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि जो हमारी नाटी है, जब हम उसको भी कर रहे हैं तो हम अपनी जड़ें ना हिलाएं, उसको उसी तरह से प्रेजेंट करें जैसे कि दूसरे राज्य में, साउथ में, जहाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ मैंने सब कुछ देखा। अभी पीछे भी मैं स्पीक मैक के द्वारा IITM मद्रास गई और उससे पिछले साल नागपुर गई। तो जब मैं वो तो वैसे भी उसके लिए फेमस है, हेरिटेज कल्चर को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे ये सब सीखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने हिमाचल का, ठीक है शास्त्रीय संगीत है वो तो मुझे इसलिए सीखना था कि मुझे कुछ और इसमें करना है, लेकिन वो और लोक नृत्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ को जितना मजबूत रखेंगे वो उतना आगे खुशहाल बनेंगी और पेड़ उतना फूलेगा और फल फूल लगेंगे। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी हमने कल्चर की बात की और आपने जैसे अभी कहा कि जो हमारी यूथ है उसको अपने रूट से जुड़ना चाहिए और अपनी रूट्स को पहले समझे, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो मेरा मैम प्रश्न आपसे यही है कि जैसे हम आजकल की एरा की बात करें, आजकल की जनरेशन की बात करें, तो जैसे हम देखते हैं कि रिमिक्स होती है आजकल चीज़ें बहुत, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे गाने के लिए हम रिमिक्स की बात कर रहे हैं, और हम डांस भी देखते हैं रिमिक्स से, और कई बार हम तो देखते हैं कि मूवीज़ भी जो है उसका सेकंड पार्ट आता है। तो ये जो रिमिक्स वर्ड है बहुत ज़्यादा फेमस है हमारी जनरेशन में और इस टाइम पर। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि किस तरह से जो रिमिक्स है वो आया है डांस में भी, और आपने किस तरह से उसे समझा? हाँ, दूसरों की बात तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं समझती हूँ कि हमारी जो मौलिकता अगर हम बनाए रखें तो वो ज़्यादा संरक्षण में, हमारा जितना कल्चर है वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब हम मैं थोड़ा सा रिमिक्स और उसका ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की बात करते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य वो बंधा हुआ नृत्य है, जितना गुरु ने हमें सिखाया हम वही करते हैं और उसमें किसी बाहर से आने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब हम लोक नृत्य करते हैं तो उसकी कोई शैली नहीं है, सिर्फ हम समूह में नृत्य करते हैं, और वो बाहर के लोग सोचते हैं या यूथ भी ये सोचता है कि अभी नाट्य है तो हम इसमें बॉलीवुड डाल देते हैं, इसमें ये कर लेते हैं। वो थोड़ी बहुत गुंजाइश है, लेकिन इतना नहीं है कि आप उसका रूप ही बिगाड़ दें। जी, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हमें उसको थोड़ी बहुत, चलो उसको थोड़ा छेड़ा, लेकिन ज़्यादा उसे ना छेड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि आजकल हो ही रहा है कि बॉलीवुड को हम नाटी में डाल दें, तो नाटी की तो मौलिकता ही खत्म हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। जैसे कि अगर हम डांस की बात करें, व्यक्तिगत तौर पर वैसे मैं इस फेवर में हूँ ही नहीं, लेकिन दूसरे क्या समझते हैं वो उनका अपनी विचारधारा है। जी बिल्कुल मैम। जैसे कि अभी आपने बताया कि किस तरह से आप समझती हैं रिमिक्स को, और जैसे आपने कहा, तो जब भी हम, जैसे आप क्लासिकल डांसर है, और क्लासिकल जो डांस है हमारे इंडिया में काफ़ी पहले से चला आ रहा है, और फोक डांस की भी अगर हम बात करें तो वो अपनी अपनी जगह का बहुत पहले समय से चलता आ रहा है। तो लेकिन जब हम ये रिमिक्स की ही आगे बात करें तो हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, एक ही गाने में कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है या कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो एक सेक्शन में वो क्लासिकल कर लेते हैं और उसी के साथ वो थोड़ा वेस्टर्नाइज जो है उसमें डांस स्टाइल वो भी डालेंगे। तो वो किस हद तक सही है? क्योंकि जहाँ तक हम क्लासिकल की बात करते हैं तो उसे हम पूजा मानते हैं, और वो डांस भी जो है हम कभी ऐसे फंक्शंस पे करते हैं, देवता के आगे करते हैं। तो वो किस तरह से समझना चाहिए? क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं तो जो यहाँ जो शुरू हुआ है, शुरुआत इसकी देवदासियों के द्वारा जो मंदिर में नृत्य किया जाता था वहां से शुरू हुई। मुगल काल में आते आते वो उसका रूप ही बिगड़ गया, अंग्रेजों ने तो उसकी धज्जियां उड़ा दी, और अब जब बॉलीवुड आया तो लोगों को वो अच्छा लगा क्योंकि उसका म्यूजिक खुलापन था उसमें। तो जब ये यूथ उसको शास्त्रीय नृत्य भी करना चाहता है, लेकिन वो बंधा हुआ नृत्य है, वो सोचते हैं कि हमने क्लासिकल थोड़ा सा सीखा 3 महीने, इसके लिए जब इस विधाओं को जब हम सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं इनको सीखने में। लेकिन आजकल का यूथ क्या करता है, 2 महीने में 3 महीने में, और वो सोचते हैं कि हम इसके मास्टर हो गए। मैं सोचती हूँ कि मैं आज भी और सीखूं, और मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है, बस छोटी सी कलाकार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि मैं और सीखूं और मैं इसको अच्छे से पेश करूं और दूसरों को भी सिखाऊं। क्योंकि जब मैं अपनी अकेडमीज में बच्चों को सिखाती हूँ तो मैं उन्हें सबसे पहले ये कहती हूँ कि अपनी जड़ों को मत हिलाओ, अपनी मौलिकता को बनाए रखो। और जो ये रिमिक्स कर रहे हैं, जो अपने आप रिमिक्स की बात करिए कि थोड़ा सा शास्त्रीय, वो बताते हैं कि हमें ये आ रहा है, लेकिन हमें ये भी आ रहा है, बॉलीवुड भी आ रहा है, थोड़ा बहुत लोक नृत्य और दूसरों में हम थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि जो सादी, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं, उसको जितना सादा और अपने में ही रहेगा वो उतना खूबसूरत रहेगा। जी बिल्कुल मैम। जैसे कि अभी हम कल्चर की ही बात कर रहे हैं, और आपने तो इतने सारे फॉर्म्स भी सीखे हैं, प्रोफेशनली भी सीखे हैं, और आप करते भी हैं। तो जब हम कल्चर की बात करते हैं, हिमाचल में ही अगर हम बात करें तो कल्चर जो है काफ़ी अलग है। एक डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट में जाए तो जो कल्चर है, डांस है, लैंग्वेज है, सब एकदम चेंज हो जाता है, और हर जगह हमें एक जो है नया रूप देखने को मिलता है, नया रंग देखने को मिलता है हिमाचल का। तो मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जैसे आप फोक डांसर है और क्लासिकल डांसर है, तो जब हम हिमाचल की बात करें और यहाँ के फोक डांस की बात करें, तो आपने एज एन आर्टिस्ट किस तरह से समझा है हिमाचल के नृत्य को और किस तरह से एक्सप्लोर किया है? मैं तो जब हिमाचल का नाम आया और जितने भी डांसेस का वो आता है तो मेरा तो दिल जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि सबके जितने स्टेट्स हैं सबके अलग अलग रंग है। अगर हम किन्नौर में जाते, इतना रिच कल्चर है, उसमें आप जरा बॉलीवुड डाल के देखो, नहीं डाल सकते ना, इसीलिए वो फेमस है। उनका जो पूरा कॉस्ट्यूम है, सिर से लेकर बाल तक, जब हम नृत्य भी करते हैं ना तो हमारे जो नाखून से लेकर बाल तक वो एक एक रोम खिल उठता है। तो जो जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उसमें, जैसे हम धर्मशाला जाते हैं तो वहाँ जमाकड़ा होता है,
अलग, और गिद्दे होते हैं अलग अलग स्टेट्स के अलग, लेकिन सारे वो एक है ना कि एक एक फूल चुना है और इकट्ठा हुआ और एक गुलदस्ता तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है, यहाँ विभिन्न रंग है, विभिन्न भाषाएं हैं, फिर भी अनेकता में एकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इसी के साथ मैम, जैसे कि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा आप बाहर भी ट्रैवल करती हैं, अलग अलग जो परफॉर्मेंसेस है वो भी आपने दी है। तो जब हम इस तरह से हिमाचल से बाहर जाते हैं, अलग अलग कल्चर्स को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एज एन आर्टिस्ट जब हम बाहर जाते हैं, अलग अलग कल्चर से जुड़ते हैं, उन्हें समझते हैं, तो आप किस तरह से कहना चाहेंगी कि एक आर्टिस्ट को किसी और कल्चर को समझना कितना ज़रूरी है, और क्यों उसे दूसरे कल्चर को समझना चाहिए, और वो इतनी ज़रूरी क्यों है, उसकी इतनी ज़रूरत हमारी आर्ट में? ये प्रश्न तो बहुत ही खूबसूरत है और मैं चाह रही थी कि आप ये थोड़ा सा पूछें मुझसे। जितना ज्ञान हम अपने ग्रंथों से और अपनी पुस्तकों से नहीं ले सकते, वो हम जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से सीखते हैं, क्योंकि वहाँ हम भाषाएं सीखते हैं, उनकी संस्कृति को पहचानते हैं, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम वहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों से रूबरू होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से, वो इतनी सादगी के साथ हमारे साथ बात करते हैं, और हमें कोई भी हम उनसे कुछ पूछते हैं तो वो बताते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, दूसरे के कल्चर को सीखना चाहिए, क्योंकि स्वतः ही ये सबकी जितना ज्ञान है वो स्वतः आएगा और तजुर्बा हासिल होगा। एक जगह बैठ के ओनली टीवी देख के या सिर्फ बुक्स पढ़कर वो सब कुछ नहीं आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि पूरा भारत भ्रमण मैंने तो किया, तो मैंने तो मतलब थोड़ा बहुत अगर तजुर्बा आया है, वो तो मेरा जो है वो ट्रैवल से ही आया है, क्योंकि जब उनके गुण हमें पहुंचेंगे, हम भी तो अपनी हिमाचल की संस्कृति बताएंगे। मैं जब शिमला का नाम लेती हूँ, लोग खड़े हो जाते हैं, ओह वाह शिमला से हो। मैं मतलब मुझे तो अपने पहाड़ी होने पे, अपने शिमला होने पे बहुत ज़्यादा गर्व है। तो उनके गुण हमें आते, हमें उनके, तो हम दोनों ही इससे लाभान्वित होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रैवल करना सबके लिए ज़रूरी है। सिर्फ घूमना ही नहीं, हर एक चीज़ जहाँ जा रहे हैं वहाँ अंदर की संस्कृति उनको पहचानो और खुद भी उनको कुछ बताओ। ये नहीं है कि उन्हीं का ही सुना और आगे, अपना भी बताओ कि हम कौन हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम नाटी करते हैं, हम जो अपना पूरा कल्चर है वो बताओ। वो बहुत खुश होते हैं जब मैं उनको बताती हूँ, क्योंकि हम तो देखिए तो हिमाचल हिमालय ताज उससे जुड़े हुए हैं। शिव जी हमारे मतलब पूरे उसके प्रतीक हैं, तो मैं तो बहुत गर्व से कहती हूँ। बिल्कुल मैम, अगर कहा जाए तो हमें खुद अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए ये गलत है ये सही है, उनसे कुछ सीखो और वो भी हमसे सीखे। क्योंकि हम अगर त्रुटियां और किसी के नेगेटिव वो निकालते रहेंगे तो इसका मतलब है वो इंसान खुद नेगेटिव है। हमें ये देखने के लिए हम इतने दूर थोड़ी जा रहे हैं, हम तो ये देखने जा रहे हैं कि हमने उनसे हासिल क्या करना, लेना क्या है, और हमने दूसरों को फिर देना क्या है। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और हम उन्हें क्या देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुण को लेकर एक दूसरे को लाभान्वित करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, बहुत खूबसूरती से आपने ये बात कही है। तो मैम, जब भी हम डांस की बात करते हैं तो डांस अधूरा होता है गीत के बिना, संगीत के बिना। तो अब मैं चाहूँगी कि हम अपने दर्शकों को एक गीत सुनाएं, क्योंकि जब भी हम डांस की बात करते हैं तो वो अधूरा रहता है गीत के बिना। और नमस्ते हिमाचल में जितने भी हमारे दर्शक हैं वो चाहते हैं कि हम उन्हें कुछ सुनाएं, कुछ दिखाएं। तो आइए दर्शकों, आपके सामने पेश है एक गीत। यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया, लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। तुम्हारे प्यार का झोंका बड़ी ठंडी हवा लाया, लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। मेरे ख्वाबों में मुद्दत से जो ज़हनों दिल में था छाया, मेरे ख्वाबों में मुद्दत से जो ज़हनों दिल में था छाया, लगा ताबीर सा वो एक फरिश्ता तुम में बन
वफाई नायते रानाई आई ले सरगम में लिपटी सुरमई शहनाई आई। इश्क आया जुनून आया, इश्क आया जुनून आया, नूर आया शबाब आया, नूर आया शबाब आया, शबाब आया। लगायों मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया, लगायों मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। तो दर्शकों, बिल्कुल जैसे कि अभी हमने एक गीत सुना, एक लोकगीत सुना, तो और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम गीतों की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो शायद संगीत को जो गाते हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम किसी की बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगी जो नृत्य करते हैं उनसे ज़्यादा भी शायद संगीत को कोई नहीं समझता होगा। तो जब भी मैम, जैसे कि अभी हमने एक गीत सुना तो हमने देखा कि परफॉर्म करते हैं लोग, और जब भी हम संगीत सुनते हैं, कोई भी गीत सुनते हैं तो मन करता है कि झूम जाए। तो परफॉर्मेंस की ही बात करूँगी अब मैं कि जैसे आप डांसर है, क्लासिकल डांसर है, फोक डांसर है, और आपने कई जगह जो है परफॉर्म भी किया है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है, और अगर आपकी उन परफॉर्मेंस में कोई ऐसा यादगार पल हो, कोई ऐसा यादगार किस्सा हो, वो आप हमें ज़रूर बताएं। जी, सबसे पहले तो चलो यही था कि मैंने नीरू साले घूम दे करा था। उसके बाद जब मैं पटियाला गई तो मैंने सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में सर हिंद की दीवार वो तिवाना डायरेक्टर थे उसमें, तिवाना जी, उनके तहत जगजीत सिंह जी को एक ट्रिब्यूट दिया था जी। तो वहाँ पे मैंने रक्कासा का जो रोल किया था और नृत्य किया था, वो मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि जितने भी कुछ ऑडियंस थी वो खड़ी भी हो गई कि मतलब सिर्फ एक निगाह दिखानी थी जी। मुझे नहीं मालूम उनको क्या अच्छा लगा। एक वो मेरा थोड़ा यादगार पल था। दूसरा, कुछ मूवीज में भी मैंने काम किया, जैसे बिट्टू बॉस था, तेरे मेरे फेरे, और मिली नाटक आया था। तो ऐसा तो तेरे मेरे फेरे में एक नाटी बीच में डाली गई थी, वो थोड़े डायरेक्ट मैंने भी करी है थोड़ा सा नाटी। फिर नाटी का जब कुछ आता था, बेशक शास्त्रीय नृत्य किया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को जो यहाँ पे होते तो किसी ने कुछ पूछना हो तो वो ज़रूर मुझसे पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये। और उसके बाद यूथ फेस्टिवल्स हुए जी, बिल्कुल, उनमें यादगार पल तो मेरा सबसे पहले ये दिल्ली वाला ही था, जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जी बिल्कुल मैम। जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे, तो आपने ये कहा था कि आपकी जो जर्नी है वो शादी के बाद शुरू हुई, आपकी आर्ट की, आपकी कला की। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जब हम किसी भी आर्ट फॉर्म में आगे जाते हैं, और मैं अक्सर जो आते हैं गेस्ट, आपकी तरह आर्टिस्ट आते हैं, उनसे ये प्रश्न पूछती भी हूँ कि जब भी कोई अपनी आर्ट में आगे जाना चाहते हैं और आर्ट को समझते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे जो चैलेंजेस हैं वो उन्हें मिलते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो क्या ऐसे चैलेंजेस आपको भी आए, आपने भी फेस किए कोई चैलेंजेस, और किस तरह का जो है ये आपकी जर्नी रही? हाँ, वैसे ये अच्छा प्रश्न था। वैसे मेरे लिए, मुझे तो सिर्फ टाइम को लेकर थोड़ा चैलेंजेस आए। राइट टाइम में मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिले। जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में आई, मुझे नहीं थोड़ा मेरा दर्शन किसी ने नहीं किया। मेरे साथ वाले हैं, चाहे मेरे घर के हैं, उनको बस ये लगता था कि नहीं, पहले आप MA करो, BEd करो, तो मैंने वो किया। लेकिन अगर वो सही टाइम में मुझे नृत्य की शिक्षा दी जाती, तो जो हासिल मुझे उस वक्त करना था, थोड़ा वो टफ हो गया है। आज अब जिस तरह से उम्र बढ़ती है, तो जो नए नए बच्चे हैं वो सामने आ रहे हैं, वो अपने फॉर्म्स को और हर चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद अगर वो ये तालीम मुझे बहुत पहले और गाइडेंस मिल गई होती तो मैं आज किसी और मुकाम पर होती। बाकी मुझे कोई चैलेंजेस नहीं आए, क्योंकि जो मेरे फादर साहब थे, उन्होंने मुझे एक लड़कों की तरह पाला उस समय में। वो मेरे साथ पूरे दोस्त की तरह रहते थे। वो जो मेरे आसपास के लोग हैं, वो सभी कहते थे आप बहुत लकी हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे 2 भाई हैं, रोहित खाची और अनिल शर्मा, वो उनका भी मेरे लिए सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि कुछ भी बात होती थी, क्योंकि वो नहीं था कि मैं लड़की हूँ, वो लड़के हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत मुझे मिलती थी।
तो फिर जहाँ मेरी शादी हुई, जी। लकीली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे निकले इस मामले में, जी। क्योंकि उन्हीं के पुश के द्वारा मैंने विशारद डांस किया, अकेडमी खोली, उसके बाद मैंने एमए डांस किया, और उसके बाद मैंने एचपी यूनिवर्सिटी से योगा की शिक्षा ली। और बीच में जब कोरोना काल आया तो उस दौरान मुझे पतंजलि महिला समिति की राज्य प्रभारी हैं देवकी शर्मा जी, उन्होंने मुझे गाइड किया और थोड़ा सा पतंजलि के तहत भी उन्होंने मुझे योगा सिखाया। लेकिन वो ये ना, मन नहीं, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है, तो मैंने एचपी यूनिवर्सिटी से योगा में डिप्लोमा किया। जी बिल्कुल। मेरी जो ये वाली जो चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि मुझे इन लॉज, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड है आंचल वर्मा, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो भी नृत्यांगना है। मतलब उसको ये रहता है कि नहीं दीदी आप ये कर लो, आज यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा, आप देखने आओ, चलो आप यहाँ पे एज अ जज आओ, एज ए, वो मुझे बहुत ज़्यादा पुश करती है। मैम मतलब कहा जाए कि एक आर्टिस्ट को चाहिए कि उसे कोई समझे, उसकी कला को समझे, और वो आपको मिला। तो मैम जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो जर्नी है वो आपकी, और कई सारी बातें आपने अभी हमें बताई, जैसे एबे जो है डांस में वो आपने बाद में किया, योगा का जो कोर्स है वो भी आपने बाद में किया। तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आपको काफी साल हो गए हैं डांस में, खुद भी आपने सीखा है और काफी एक्सपीरियंस भी है, परफॉर्म भी किया है, तो साथ ही क्या, जैसे अगर हम सिखाने की बात करें, एकेडमी की अभी आपने बात की थी, तो आप ये शुरुआत जो हुई सिखाने की, ये कब से हुई और कब से आप सिखाती हैं? और अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो क्या कोई एज लिमिट है, कोई सीमा है एज की, अगर कोई आपसे सीखना चाहे? नहीं, जब हम नृत्य शुरू करते हैं ना, मैंने कहा ना, बच्चा पैदा होते ही नृत्य करने लग जाता है, उसके मूव्स शुरू हो जाते हैं, हंसता है, रोता है, उसकी भाव भंगिमाएं तो उसी टाइम प्रदर्शित होने लग जाती हैं। जब हम, लेकिन अगर इसका अच्छे से तालीम शुरू करनी है तो 4+ से, बाकी सीखने की कोई उम्र नहीं है। मेरे पास जो एसजीवीएन के भी काफ़ी लोग आते हैं मेरे आसपास के, और अभी पीछे दिल्ली की नाम मैं उनका भूल गई, वो मुझसे सीखने आती थी, और एक चंडीगढ़ से थे, वो शिमला में रहने आए थे कुछ दिनों के लिए, वो मुझसे डांस सीखने आए, वो 65+ थे और मैंने उनको सिखाया है। वो अभी भी कहते हैं आप हमें ऑनलाइन सिखा दो, आपका सिखाने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, पर चलो जैसा भी है मैं उनको सिखा रही हूँ। और मेरे पास बच्चे 4 से बड़ी उम्र तक के सभी आ रहे हैं। और जहाँ तक आपने क्या प्रश्न किया था कि क्या सिखाना, कब से सिखाना, ये कब से सिखाना, ये तो जो मैंने प्रॉपर सिखाना 2012 से किया है खुद। उससे पहले मैं सिर्फ खुद करती थी, बचपन से सब बच्चे डांस करते हैं, मैं भी नाचती हूँ, वो तो फिर उसी तरह चला रहा, स्कूल में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, लेकिन जो सही में सिखाना मैंने 2012 से आज तक वो कार्य चल रहा है। जी बिल्कुल मैम। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि योगा भी जो है वो भी आपने किया है, वो भी आपने सीखा है, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे अगर हम आपकी बातचीत से देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है और नई नई चीज़ों में जो है आपको जो है काफ़ी रुझान रहता है और आप करती भी हैं, और ऐसा नहीं है कि छोड़ देती हैं, उसमें बहुत अच्छा भी करती हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जैसे योगा की आपने बात की, तो योगा और जो डांस है अगर हम दोनों को जोड़ के देखें तो आप किस तरह से उसे देखती हैं और किस तरह से समझाना चाहेंगे कि योगा और डांस की उनकी दोनों अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन आपने उसे किस तरह से देखा? देखा जाए तो योगा और नृत्य अलग अलग फॉर्म नहीं है, एक पहलू, मतलब एक सिक्के के 2 पहलू है। कैसे? आध्यात्मिक, दोनों नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ले लो, लोक नृत्य ले लो और योगा को ले लो, ये तीनों आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, क्योंकि दोनों में जो ध्यान लगाना है, एकाग्रता चाहिए, वो दोनों में चाहिए। शारीरिक व्यायाम है वो नृत्य में भी है और योगा में भी है, और जिस तरह से जो गतिविधियाँ, मानसिक जो गतिविधियाँ हैं रचनात्मक रूप से चलती हैं, वो दोनों में एक जैसी हैं। और सांसों का नियंत्रण, इवन सांसों का नियंत्रण डांस में भी, कथक में जब हम करते हैं उसमें भी रोकना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और योगा में भी है। तो ये एक दूसरे के पूरक है, और ये मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत जो वो है, तो मुझे लगता है कि इनर सेल्फ के लिए दोनों चीज़ों का ताल्लुक है, और सीधा संबंध हमारे इनर सेल्फ से जो हम इसको ठीक करता है और सीधा आध्यात्मिकता से जोड़ता है। जी बिल्कुल मैम। जैसे कि आपने इतनी सारी फॉर्म सीखी, इतनी सारी कला आपने सीखी है, तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जैसे हम डांस की बात करते हैं तो डांस अधूरा है संगीत के बिना, और संगीत अधूरा है डांस के बिना। तो क्या अगर हम बात करें संगीत की, तो उसमें भी आपका रुझान रहा, वो भी आपने सीखा, या उसमें थोड़ा सा? वो अभी सोच रही हूँ कि मैं सीखूं, अभी मैंने वो नहीं सीखा है जी। वो तो सिर्फ मैंने नृत्य, योग किया, अभी फिलहाल यही चला है, मैंने संगीत का कोई तालीम नहीं ली है, ना ही मैंने सीखा है। जी मैम। लेकिन सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और
जी बिल्कुल मैम। अगर हम बात करें कि कभी कभी हम ऐसे ही अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुना लेते हैं, और कभी क्या है, एक जो गाना है कभी बचपन से हमारा फेवरेट होता है, नॉस्टैल्जिक होता है और हम गुनगुनाते रहते हैं, क्या ऐसा कोई सॉन्ग है आपका? अगर तो बॉलीवुड की तरफ देखा जाए तो ऐसा बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कर रही हूँ तो उसका एक कविता सुना दूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। घुंघरू झनक झन श्याम कन्हैया, नृत्य मुदित मन नृत्य मुदित गति, नटत कन्हई शंख चक्रधर गदा पदम धर, कर मुरलीधर पीतांबर धर, अधर सुधारस गिरिधर गिरिधर, कदम तले भ्रिकुटी कमान कमल दल लोचन, झनक झनक धाती धा 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 धाती धा। बहुत खूबसूरत मैम। अगर हम बात करें तो कितनी खूबसूरती से आपने हमें जो है गुनगुना के भी बताया, और किस तरह से जो हम एक्सप्रेशन है, आपकी कला है, वो हम बैठे बैठे देख गए, और जो आपकी जर्नी है डांस की वो हमने यहाँ बैठे बैठे एक्सपीरियंस कर ली। तो यही हम कहते हैं कि जब हमारे पास कलाकार आते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जिन्हें प्यार होता है, वो प्यार हमें दिख ही जाता है उनकी कला से और जिस तरह से वो व्याख्यान करते हैं। तो मैम जैसे कि अभी हमने इतना खूबसूरत जो है एक छोटी सी झलक तो आपकी देखी, लेकिन साथ ही जैसे आपने कहा कि आप सिखाती भी हैं, कई सारे बच्चे भी आपके पास आते हैं, बहुत अलग अलग जो लोग हैं आपके पास सीखते हैं। तो जब हम खुद सीखते हैं वो एक्सपीरियंस कुछ और होता है, लेकिन जब हम सिखाते हैं वो एक्सपीरियंस कुछ और होता है। तो जब आप सिखाती हैं तो वो किस तरह का एहसास है, किस तरह के रिएक्शन आपको मिलते हैं, और किस तरह से आप कनेक्ट कर पाती हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ? जब हम खुद अपने गुरुओं से सीखते थे, डॉक्टर डेजी वालिया जी से, तो उनसे हमने उनके हम हाव भाव, जब वो बोलती थी तो हम सिर्फ उनके होंठों को देखते थे, और जब वो हाथों को करती थी तो हम हाथ, उन्होंने कहा था कि जब हम डांस करें तो ये नहीं है कि आप कभी नज़र इधर रखें कभी इधर रखें। उनका नज़रिया बहुत डिफरेंट था, और एक एक चीज़ पे फोकस करना, उनकी आईज़ पे, उनके हाथों पे, बैठे बैठे ही वो बहुत कुछ आंखों से ही बता जाती थी, तो वो हमारे जहन में आ गया। लेकिन डर तो लगता है, गुरुजनों से हम ज़्यादा नहीं पूछ सकते, बस सीखते रहते थे, और वो कई कई घंटों हमें खड़े रखते थे, पसीना पसीना हो जाते थे। और सोचो पटियाला में कितनी गर्मी पड़ती है, एक एक घंटा खड़े हैं तो खड़े हैं। लेकिन जब हम आए, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको हमें इस तरह से, जब हम खुद से शुरू करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कोई बड़े आ रहे हैं, उनका क्या है, जो शारीरिक रूप है दूसरे का अलग है, उसका अलग है। चलो जो तो गुरु ने, क्योंकि वो तो हमने सीखना ही था, शास्त्रीय नृत्य में कोई मतलब वो बंधा हुआ है, जैसा गुरु ने कह दिया वैसे कर लिया। लेकिन जो अब मेरे पास बच्चे आ रहे हैं वो शास्त्रीय नृत्य तो सीखते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बॉलीवुड भी चाहिए, थोड़ा सा कुछ और भी चाहिए। तो मुझे लगता है अभी तो मैं उनको ये है ना A और B ही सिखा पा रही हूँ, वही सिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने खुद भी उतना ही सीखा है, ज़्यादा नहीं सीखा है। तो सबका रूप अलग है, उनका करने का स्टाइल अलग है। तो मेरे को जब मैं उनको सिखाती तो उनसे मैं ज़्यादा सीख रही हूँ कि अच्छा नहीं अभी ये करना है, जो मैंने वहाँ थोड़ा सा कमियां रह गई थी वो मैं यहाँ सीख रही हूँ। बच्चों से मैं उल्टा सीख रही हूँ, मैम ऐसे नहीं ऐसे करना था, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो सारी मुद्राएं, कोई दूसरी जो भाव भंगिमाएं, वो सारी चेंज भी हो रही हैं, और खुद को रेडी होके आना पड़ता है बच्चों के सामने, क्योंकि उनके क्वेश्चंस एक के बाद एक पुट होते हैं। नहीं करेंगे क्या, मैम को तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि मैं जब भी क्लास में जाती हूँ, बेशक मेरी एकेडमी है, मैं उससे पहले अपनी पूरी तैयारी करके जाती हूँ। आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस वहाँ गए और सीधा शुरू हो गए, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हम आज क्या करवा रहे हैं, और उसका जो घर में जाके उन बच्चों के व्यक्तित्व पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब मैं अपने गुरु को देखती थी, वो ये सोचो कि मैंने उनको पूरा जिया है, उनके साथ में मतलब जिंदगी की एक एक पहलू को, एक एक चीज़ को जिया और सीखा है। मैं चाहती हूँ कि अगर एक भी मेरा शिष्य बने तो वो हर छोटी से छोटी चीज़ सीखे और वो हर जगह फैलाए, क्योंकि हम तो यही कहेंगे ना, चाहे वो लोक नृत्य चाहे शास्त्रीय नृत्य, हमारा हर जगह फैले, पूरी दुनिया में जाए, सिर्फ वो यहीं तक सीमित ना रहे। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी आपने बात की, एक चेंज की आपने कहीं ना कहीं बात की, जैसे बच्चे आते हैं वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, उन्हें क्लासिकल भी सीखना है, उन्हें बॉलीवुड भी सीखना है, उन्हें अलग अलग डांस स्टाइल भी सीखने हैं।
तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उनकी आप काफ़ी समय से जो है नृत्य करती आ रही हैं और टाइम जो है चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंजेस हम हर चीज़ में देखते हैं, हर सेक्टर में देखते हैं, चाहे वो आर्ट हो, कला हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हम बात करें, चाहे हम स्टडी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ में चेंज आ रहा है। तो यही चेंज की अगर हम बात करें डांस में, तो आपने किस तरह का ये चेंज देखा है डांस में, चाहे वो फोक डांस हो, चाहे वो क्लासिकल डांस हो, मतलब किस तरह से जो ये टाइम के साथ चेंज आया है नृत्य में? नहीं, वैसे तो जब से मैं डांस देख रही हूँ या चाहे हमारा लोक नृत्य है, वैसे ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन ये कि इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। जी, वो तो होना भी चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बदलेंगे, वो बदलेंगे तो कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना, थोड़ा सा नमक कम है वो डाल दिया, थोड़ा सा मिर्च डाल दी, तो वो थोड़ा सा और टेस्ट थोड़ा सा उसका डेवलप हो जाएगा। तो मैं जहाँ तक मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारी चाहे वो शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य, इन दोनों को वो संरक्षण कर रहे हैं, तो उनके डर से भी अभी हर चीज बची हुई है, अदरवाइज शायद इसका कुछ और ही बन जाता। अब अगर कोई आजकल देखो सोशल मीडिया है, सब फटाफट से सोशल मीडिया पे देख लेते, हमारे जमाने में नहीं होता था, जो सिखा दिया बस वही है, वही हम कर लेते थे। आजकल तो बच्चे हमसे ज्यादा तेज है, उन चीजों को देख रहे हैं और वो फटाफट से कि मैम ऐसा थोड़ी था, ये तो थोड़ा गलत हो गया है, फिर हम उनको बताते हैं कि बेटा वो गलत था, सही तो ये था। तो जितने भी हैं चेंजेस जो हाँ, जो जितने भी चेंजेस है वो थोड़े थोड़े आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा हुए, इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी चेंज की बात करते हैं और जैसे कि आपने कहा कि पहले सोशल मीडिया इतना नहीं होता था, ये भी एक हम बात करें तो टाइम की ही है, टाइम के साथ ही जो है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है और टाइम के साथ ही टेक्नोलॉजी बढ़ी है। लेकिन जैसे कि हम सोशल मीडिया की बात करें, आजकल हम जो वॉइस है अपनी, जो भी आवाज़ है वो सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं भी पहुँचा सकते हैं। और लेकिन हम कई बार देखते हैं कि मेरा एक आपसे ऐसा प्रश्न रहेगा कि कई बार हम देखते हैं कि डांस फॉर्म तो करते हैं लोग और डांस भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, जो मंझे हुए क्लासिकल डांसर्स हैं, मंझे हुए जो आर्टिस्ट है, वो कभी इतना आगे नहीं पहुंच पाते हैं। और अगर हम कभी देखें तो इस तरह के डांस फॉर्म्स जो सीखा भी नहीं है और शायद जो एक सही तरीके से नहीं किया जाता है, वो भी जो है काफ़ी हद तक आगे पहुंच जाता है। तो आपका क्या कहना है कि किस तरह से लोगों तक जो सही कला है वो पहुंचनी चाहिए, और जो ये टाइम के साथ चेंज आया है, ये किस तरह से चेंज आना चाहिए था? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरा मानना है कि जब हम नृत्य कर रहे हैं तो उसको अधूरे में ना छोड़े, जो हमने चीज़ शुरू की है उसका कंप्लीट होना, और कंप्लीट होने के बाद उतरना। किसी पेड़ पे हम चढ़ते हैं ना, छलांग तो नहीं मारते, तो उसका उतरना वो सब कुछ तय है, और उसको हमको बहुत खूबसूरती के साथ करना है। आजकल थोड़े थोड़े डांसेस करते हैं, उसकी रील्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, लगता है ये तो, और वो उसके इतने व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है कि ये तो बहुत अच्छा डांस कर रहा है। लेकिन जब मैंने बहुत नज़दीकी से देखा तो उससे तो कुछ आता ही नहीं था। जब मुझे डेजी वालिया जी ने बिरजू महाराज जी के पास भेजा और उनके सानिध्य में मैंने छोटी छोटी, देखो उनके पास आना ही मेरे लिए तो ये था कि मैं भगवान के पास गई हूँ। जब मैंने थोड़ा बहुत उनसे कुछ भी ग्रहण किया, तो उनका भी यही मानना था कि जितने भी ये सोशल मीडिया है वो उनको नहीं मानते, वो कहते हैं इनको दूर रखो। बेशक उनके छोटे छोटे कहीं वो गए हैं, शोज में गए हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा खुश नहीं होते जब वो खुद करते हैं, खुद उनकी भाव भंगिमाएं जितनी है, वो बचपन से तालीम, 4 साल से तालीम ले रहे हैं, आज तक भी वो कहते थे कि अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है। आजकल के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे, यहाँ से देखा थोड़ा वहाँ से देखा, वो ठीक नहीं है। पूरी तालीम हर चीज़ की ली जाए, पूरी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब पूरी वैल्यू होगी तभी वो उसमें निखार आएगा और वो आगे जाएगा और आकर्षण का केंद्र बनेगा जब आप अच्छे से करोगे। नहीं तो 2 मिनट का है, जब आपकी असलियत पता चलेगी तो आपको छोड़ देंगे। अगर हम अच्छे से करते हैं तो उससे दौलत, शोहरत, सबको ये लगता है दौलत मिले, वो तो छोड़ो, शोहरत है, आप सबके बीच में नाम आएगा, उसके लिए हर चीज़ की वैल्यू करना और पूरी एजुकेशन करना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि दौलत शोहरत के पीछे सब जाते हैं, लेकिन जो कला है उसको समझना कितना ज़रूरी है और कला के ज़रिए हमें क्या मिलता है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैम, जैसे कि अभी हमने आपके बारे में तो इतनी सारी बातें जान ली और इतनी सारी बातें जो है सुनी कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है, और आपने अभी बताया कि कहाँ कहाँ इतने बड़ी बड़ी हस्तियों से जाके आपने सीखा है और उनके सानिध्य में भी आपने जो है वो ज्ञान प्राप्त किया है। तो मेरा अगला प्रश्न तो नहीं रहेगा
लगेगा, मतलब पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम आजकल देखते हैं जो बच्चे कला में जाना चाहते हैं, आगे आर्ट में आगे जाना चाहते हैं, भले ही वो एक्टिंग हो, भले ही वो डांस हो, भले ही वो म्यूज़िक हो, तो एक उनमें झिझक रहती है। अभी भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम इसमें कैसे जाए, या कभी कोई बता नहीं पाते हैं घर पे और मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। तो उससे किस तरह से जो बच्चे हैं वो डील करें, और आप क्या समझाना चाहेंगी? बच्चों को ये बताना चाहूँगी जो आज का टाइम है, बच्चे तो वेल मतलब उनको सब कुछ आता है सोशल मीडिया के द्वारा जो भी है, लेकिन अगर आप में जुनून है तो सही शिक्षा ले, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो कोई आर्ट है, पेंटिंग है, कोई कुछ भी, क्योंकि बच्चे को जो सिखाया जाएगा वही सीखेगा, आधा अधूरा वो ना सीखे। अगर वो सोचता है कि मैं आज करूँगा और रातों रात मैं प्रसिद्ध हो जाऊँगा, तो वो उसकी गलत धारणा है। अगर वो अच्छे से करेगा, तो अगर वो छोटी छोटी चीज़ों में जाएगा तो उसको निराशा ही हाथ लगेगी। तो मेरा जितने भी नौजवान है, अभिभावक है या बच्चे है, सबसे मेरा ये आग्रह है या सुझाव है, मैं ये नहीं कह सकती कि उनको ऐसा नहीं बता सकती, तो मेरा खुद का है कि सबके सब हर चीज़ की प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर वैल्यू के साथ पूरी शिक्षा को ले, तभी वो आगे जा पाएंगे, उनका नाम होगा। अदरवाइज रातों रात करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी, और हम अपने जो कल्चर है, जो हमारा, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, उससे भी नहीं बचा पाएंगे। इन सब का अगर वैल्यू को करेंगे तो हमारा जो संस्कृति है वो भी सुरक्षित रहेगी, और वैल्यू के साथ साथ जो नौजवान है वो किसी पीक पर पहुंच पाएंगे। जी, मतलब कहा जाए जैसे जो यूथ है उन्हें आगे बढ़ना है तो अपने एक जुनून के साथ बढ़ना है। ये नहीं है कि बस थोड़ा सा अभी किया हमने तो कर लिया, थोड़ा सा ये किया, ऐसा नहीं करना है। उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर टाइम में शुरू करना है। ये नहीं कि अब हमें तो नहीं थी, हमने अब शुरू किया, लेकिन मैं हर एक से गुजारिश है कि टाइम का सही इस्तेमाल करें तो सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा, जो भी आप चाहती हैं या कोई भी बच्चा चाहता है। जी बिल्कुल मैम। अंत में हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि जैसे जिस तरह से आपने अपनी कला के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, बस मैं आपसे लास्ट में चाहूँगी कि चंद शब्दों में आप डांस के बारे में कुछ कह दें, आपके चंद शब्दों में एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता दें। मेरा पूरा डांस का जो सफ़र था वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ तक का रहा है, और यहाँ के आगे भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ किसी के अवगुणों को ना देखते हुए गुणों को देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे, सही वैल्यू पहचानेंगे, और दूसरे के कल्चर का अपना जब हम सम्मान करेंगे, हम दूसरों का सम्मान करेंगे, तभी आपको सम्मान मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़े, तो मेरा बस यही कहना है। बिल्कुल, बहुत खूब मैम, जैसे कि आपने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज हमने आपसे इतनी सारी बातें की, डांस के बारे में इतना कुछ जाना, और ऐसा लग रहा है कि सीख भी लिया डांस के बारे में। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए, और हमसे इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दामिनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डीडी नमस्ते हिमाचल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन आप तब तक के लिए देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।